गरीब अनाथ लड़की का जादुई संतरे का घर। हेलो मैडम, जरा मेरे लिए जल्दी से ताजे ताजे संतरे पैक कर दीजिए और हाँ, थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे कहीं जाना है। उस कस्टमर की बात सुनकर संतरे दुकान का मालिक अरविंद संध्या से कहता है, अब खड़ी खड़ी शकल क्या देख रही है, जल्दी पैक कर, वरना तेरे ही धीरे धीरे काम करने के चक्कर में कहीं मेरे सारे कस्टमर वापस न चले जाएं। अपने मालिक की ऐसी बातें सुनकर संध्या बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जल्दी जल्दी संतरे पैक करने लगती है और कस्टमर को देती है। कस्टमर के जाने के बाद संध्या अरविंद से कहती है, साहब आज महीने का आखिरी दिन है तो मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए। अरे तुझसे एक काम ढंग से होता नहीं है और तनख्वाह लेने के लिए सबसे पहले आ जाती है। ये ले तेरे 200 रुपए के पैसे मैंने तेरे काट लिए हैं और कल से तूने अगर इसी तरह काम किया ना तो मैं तुझे नौकरी से भी निकाल दूंगा, समझी। अरविंद की ऐसी बातें सुनकर संध्या उससे कुछ नहीं कह पाती क्योंकि संध्या जानती थी कि अगर उसने अरविंद से जरा भी बहस की तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा और इस समय संध्या के लिए ये नौकरी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। इसलिए संध्या बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप घर वापस आ जाती है। लेकिन घर आते ही उसकी छोटी बहन रिया और प्रिया उससे कहती है, अरे दीदी आप आ गई, आपको पता है हम कब से आपका ही इंतजार कर रहे हैं। हाँ दीदी, क्योंकि आज आपने हमें मीठे मीठे संतरे खिलाने का वादा किया था, तो बताइए कहाँ है हमारे संतरे। मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बहन, लेकिन मैं आज तुम लोगों के लिए संतरा नहीं ला पाई क्योंकि मालिक ने मेरे आधे पैसे काट लिए और अगर इन 200 रुपए में मैं तुम्हारे लिए इतने महंगे संतरे खरीद कर ले आती तो फिर हमारे घर का खर्चा कैसे चलता। दीदी आप हर बार हमारे साथ ऐसा ही करती हो, जाओ मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। इतना कहकर संध्या की दोनों बहनें उससे गुस्सा होकर घर से बाहर चली जाती है। अपनी बहन को इस तरह उदास देखकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी संध्या की दादी उर्मिला उससे कहती है, बेटी तू चिंता मत कर, बस भगवान पर भरोसा रख, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं दादी माँ, भगवान ने हम गरीबों की जिंदगी में और क्या क्या लिखा है। काश अगर आज हमारे माता पिता जिंदा होते तो हम लोगों को ऐसे दिन नहीं देखना पड़ता। संध्या के माता पिता की मौत कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद से घर की सारी जिम्मेदारी संध्या के ही कंधों पर आ जाती है और वो अपना घर चलाने के लिए एक फलों की दुकान में काम करने लगती है और उन्हीं पैसों से वो अपने घर का गुजारा चलाया करती है। तभी एक दिन, अरे दीदी दादी माँ, ये मटके का पानी तो कितना गंदा हो गया है, मुझसे तो पिया भी नहीं जा रहा। अरे रिया बेटा, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है ना, इस वजह से इस मटके का पानी गंदा हो गया होगा, इसलिए तुम लोग थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी कुएं पर से तुम लोगों के लिए दूसरा पानी भर लाती हूँ। अच्छा, तो अब हमें साफ पानी पीने के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। काश अगर माँ पिताजी जिंदा होते तो हमें यूँ हर चीज के लिए नहीं तरसना पड़ता। इतना कहकर दोनों बहनें बिना पानी पिए मुंह बनाते हुए घर से बाहर निकल जाती है और ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत रहे होते हैं। तभी एक दिन जब रिया और प्रिया बाहर आंगन में खेल रही होती है तो वो देखती है कि उनके पड़ोस के बच्चे घर के बाहर धूप में बैठे मीठे मीठे संतरे खा रहे हैं और उन्हें संतरा खाता देखकर रिया और प्रिया का मन भी संतरे खाने का करता है। इसलिए वो उन बच्चों के पास जाती है और उनसे कहती है, सुनो, क्या तुम मुझे भी संतरे का एक पीस दे सकती हो? मेरा भी बहुत मन कर रहा है संतरे खाने का। अच्छा, अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है संतरे खाने का तो तुम अपनी बहन से क्यों नहीं कहती? भला हम क्यों दे तुम्हें अपना संतरा? उन बच्चों के सामने अपनी दोनों बहनों को इस तरह बेबस खड़ा देखकर संध्या को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब वो दुकान पर काम करने के लिए जाती है और रोज की तरह ही संतरे बेचने लगती है, उसी समय संध्या सोचती है, मालिक अभी नहीं है, ऐसा करती हूँ एक छोटा सा संतरा अपने बैग में डाल लेती हूँ, शायद इसे खाकर मेरी दोनों बहनों को तसल्ली हो जाएगी। इतना सोचकर संध्या जैसे ही उस संतरे को अपने बैग में डाल रही होती है, वैसे ही वहाँ पर उसका मालिक आ जाता है और वो संध्या से कहता है, मैं तो तुम्हें सीधी सादी अनाथ लड़की समझ रहा था, लेकिन तू तो मेरे ही पीठ पीछे मेरी ही दुकान को लूटने में लगी है।
नहीं नहीं मालिक, मैं तो बस ये अपनी दोनों बहनों के लिए एक संतरे ले जा रही थी, क्योंकि वो लोग बहुत दिनों से मुझे संतरे खाने की जिद कर रहे थे और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उन्हें इतना महंगा संतरा खरीद कर खिला सकूं। इसलिए बस मैं। अरे बंद कर अपनी ये सफाई देना। एक तो चोरी करती है, ऊपर से मुझसे ही बहसबाजी करती है। निकल जा और दोबारा तुझे काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर अरविंद संध्या को काम से निकाल देता है, जिसके बाद संध्या दूसरी जगह काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता, जिस वजह से संध्या को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। लेकिन जब वो अपने घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी दादी माँ और उसकी दोनों बहनें घर के दहलीज पर बैठी हुई है, और ये देखकर संध्या अपनी दादी से कहती है, दादी माँ, आप और मेरी बहनें इस तरह बाहर क्यों बैठी हुई हैं? क्या बात है दादी माँ? क्या बताऊँ बेटा, उस दुष्ट मकान मालिक ने हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। बोल रहा था अगर घर का किराया नहीं दोगे तो घर के अंदर नहीं घुसने दूंगा। मुझे माफ कर देना दादी माँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अरे बेटी, भला इसमें तेरी क्या गलती है? ये तो बस हमारी किस्मत है जो भगवान ने लिखी है। इस तरह संध्या अपने पूरे परिवार को लेकर इधर उधर भटकने लगती है, और कुछ ही दूर चलने के बाद संध्या अपने परिवार को एक खाली मैदान में लगे एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी प्रिया कहती है, दीदी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ला दीजिए ना। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। रिया और प्रिया, तुम लोग यहीं दादी माँ के साथ बैठो, मैं अभी कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर संध्या जब जंगल की ओर बढ़ती है तो उसे कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक संतरा पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर संध्या कहती है, अरे ये यहाँ पर संतरा किसका पड़ा हुआ है? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, शायद किसी का यहाँ गलती से गिर गया होगा। और इस समय मेरी बहनों को भूख भी बहुत तेज लग रही है, और वो लोग कितने दिनों से संतरा खाने की जिद कर रहे थे। चलो मैं ये संतरा ले जाकर उन दोनों को दे देती हूँ, वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी। इतना कहकर संध्या जैसे ही उस संतरे को लेकर वापस जा रही होती है, उसी समय उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, सुनो बेटी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अम्मा ये लीजिए, ये संतरा आप रख लीजिए, आपको इस समय इसकी ज्यादा जरूरत है। इतना कहकर संध्या जैसे ही उस संतरे को उस बूढ़ी औरत को देती है, वैसे ही वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और कहती है, संध्या तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो, तुम्हें अपनी तकलीफ से ज्यादा दूसरों की तकलीफों की परवाह होती है, और आजकल के जमाने में इस तरह के लोग मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए तुम्हारी इस अच्छाई को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, आज से ये संतरा एक जादुई संतरे के घर में बदल गया है, और तुम इस जादुई संतरे घर से जो भी कुछ मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। क्या आप सच कह रही हैं परी जी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना सुनकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है, और फिर संध्या फटाफट से अपने पूरे परिवार को लेकर उस जादुई संतरे घर के अंदर चली जाती है। वो देखती है कि उस जादुई संतरे घर के अंदर उसकी जरूरत की सारी चीजें पहले से ही मौजूद होती है। ये देखकर उन दोनों बहनों को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, और वो कहती है, अरे वाह दीदी, ये संतरे का घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और इसके अंदर से कितनी अच्छी संतरे की खुशबू भी आ रही है। अब तो मैं जितनी मर्जी चाहे उतने संतरे खा सकती हूँ। हाँ दीदी, मुझे भी एक संतरा खाने के लिए दो ना। ठीक है मेरी प्यारी बहनों, आज मैं तुम्हें एक क्या ढेर सारे संतरे खाने के लिए दूंगी, और साथ ही संतरे का जूस भी बनाकर पिलाऊंगी। इतना कहकर संध्या अपने परिवार के साथ मिलकर ढेर सारे संतरे खाती है, जिसके बाद उसका पूरा परिवार उस जादुई संतरे घर में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, और अब उन लोगों की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। और उस जादुई संतरे घर की मदद से संध्या अपने खुद की एक बहुत बड़ी संतरे की दुकान खोलती है, जिसमें वो सबको कम रेट पर संतरे बेचा करती है, और साथ ही गरीब लोगों की मदद भी करती है। दुई पायल की अनोखी नदी। एक समय की बात है, पोषकपुर नाम के एक छोटे से गांव में
दिव्यांशी अपने पिता सुरेश और अपनी सौतेली माँ कंचन के साथ रहा करती थी। क्योंकि दिव्यांशी जब 5 साल की थी उसी समय उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। तभी दिव्यांशी के पिता सुरेश ने दिव्यांशी की अच्छी परवरिश और उसकी देखरेख के लिए कंचन नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन शुरू में तो कंचन दिव्यांशी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया करती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब सुरेश की एक बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है तो दिव्यांशी के सर के ऊपर जैसे मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। क्योंकि सुरेश के जाते ही कंचन अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। वो दिव्यांशी से अपने घर का सारा काम करवाती और उसे पेट भर खाना भी नहीं देती है। और जब एक दिन दिव्यांशी अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है तभी कंचन उससे आकर कहती है, अरे महारानी, ये सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है और मुझे अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं मिली? वो माँ, मैं अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। अच्छा, स्कूल जाने की तैयारी हो रही है? अरे तेरे स्कूल की फीस क्या तेरा मरा हुआ बाप आकर भरेगा जो तू स्कूल जाने की तैयारी कर रही है? इसीलिए आज के बाद से तू स्कूल नहीं जाएगी, समझी? लेकिन माँ, आप मेरा स्कूल जाना क्यों बंद करवा रही हैं? अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और मुझे अभी आगे पढ़ना है, इसलिए मैं स्कूल जाना नहीं छोड़ूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जबान लड़ा रही है? रुक, तुझे अभी मैं बताती हूँ। इतना कहकर कंचन दिव्यांशी के बाल खींचते हुए उसे रसोई में ले जाती है और कहती है, सुन, आज से तेरी असली जगह यही है, इसलिए अब ये स्कूल जाने का भूत अपने सर से निकाल दे। और वैसे भी तेरा बाप यहाँ कोई खजाना छोड़कर तो नहीं गया है जो मैं तेरी पढ़ाई पर खर्च करती फिरूं, इसलिए चुपचाप से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला, मैं बाहर बैठी हूँ। इतना सुनकर दिव्यांशी जोर जोर से रोने लगती है और फिर जैसे तैसे करके वो कंचन के लिए चाय बनाती है। क्योंकि दिव्यांशी ने आज तक कभी भी चाय नहीं बनाई थी, इसीलिए उसे चाय बनानी नहीं आती है। लेकिन फिर भी वो कंचन के लिए चाय बना कर ले जाती है। लेकिन उसने गलती से चाय में चीनी की जगह नमक डाल दी होती है, इसलिए जैसे ही कंचन चाय पीती है वैसे ही वो उल्टी कर देती है और गुस्से में दिव्यांशी से कहती है, अरे मनहूस, ये चाय बनाकर लाई है या जहर? तूने तो मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया, अब ये चाय तू ही पी ले। इतना बोलकर कंचन गरम चाय दिव्यांशी के मुंह पर फेंक देती है, जिससे दिव्यांशी का चेहरा जलने लगता है और वो दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, माँ, ये आपने क्या किया? मेरा चेहरा बहुत तेज जल रहा है माँ, मुझे बहुत जलन हो रही है। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, एक तो मुझे सुबह सुबह इतनी गंदी चाय पिला दी और ऊपर से मेरा इतना सारा दूध भी वेस्ट कर दिया। अरे अब इस दूध के पैसे कौन देगा? मुझे माफ कर दो माँ, लेकिन मुझे चाय बनानी नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए चाय बनाने की पूरी कोशिश की थी। एक तो गलती करती है, ऊपर से मुझे ही जवाब दे रही है, इसलिए आज रात का खाना भी तू ही बनाएगी। और अगर खाने में जरा भी गड़बड़ी हुई ना तो देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इतना सुनकर दिव्यांशी घबराते हुए रसोई में चली जाती है और अपनी पूरी कोशिश करके जैसे तैसे खाना बनाती है। लेकिन इस बार भी खाने में नमक और मिर्च ज्यादा हो जाती है, जिससे कंचन को खाना खाते ही फिर से गुस्सा आ जाता है और वो फिर से खाने का प्लेट उठाकर दिव्यांशी के मुंह पर फेंक देती है और गुस्से में कहती है, अरे करम जली, ये कैसे खाना बनाकर लाई है? अरे ऐसा खाना तो गली के कुत्ते भी नहीं खाते जो तू मुझे खिला रही है। इस तरह मुंह पर खाना फेंकने की वजह से दिव्यांशी की आंखों में मिर्ची चली जाती है और उसे बहुत जलन होने लगती है। तभी वो एक बार फिर से दर्द से तड़पते हुए कहती है, माँ, मेरी आंखों में बहुत तेज जलन हो रहा है माँ, प्लीज मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए, वरना मैं अपनी आंखें नहीं खोल पाऊंगी, प्लीज माँ। अरे ये तो और भी अच्छा है, कम से कम तो इस तरह मेरे घर के राशन को तो बर्बाद नहीं करेगी। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे सच में बहुत तेज जलन हो रही है, प्लीज पानी दे दीजिए ना माँ। पानी चाहिए तुझे? ये ले पानी। इतना बोलकर कंचन दिव्यांशी के ऊपर पानी फेंककर उसे धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी दिव्यांशी जैसे तैसे करके दर्द से तड़पते हुए अपने कमरे में जाती है और अपना मुंह धोती है। लेकिन गरम चाय की वजह से उसके मुंह पर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं और मिर्च की वजह से उसकी आंखें भी खराब हो जाती है और उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी दिव्यांशी कहती है,
ये क्या हो गया? मुझे कुछ ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई? इतना बोलकर दिव्यांशी जोर जोर से रोने लगती है और 2 दिन से बिना कुछ खाए पिए दिव्यांशी रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह कंचन उसे आवाज लगाती है, अरे मनहूस, कहाँ मर गई? मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इतना कहकर कंचन बहुत देर से दिव्यांशी को आवाज लगाती है, लेकिन 2 दिन से बिना कुछ खाए पिए रहने की वजह से दिव्यांशी को काफी ज्यादा कमजोरी आ जाती है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, जिस वजह से वो कंचन की कोई भी बात सुन नहीं पाती है। तभी कंचन दिव्यांशी के कमरे में गुस्से से जाती है और उसका चादर खींचते हुए कहती है, अच्छा तो महारानी अभी तक मुंह फाड़ कर सो रही है और मैं वहाँ कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ। उसी समय दिव्यांशी धीमी आवाज में कहती है, माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आज मैं आपके लिए चाय नहीं बना पाऊंगी। अच्छा, अब तेरी तबीयत खराब हो गई है? अरे ये बहाने बनाना बंद कर और जल्दी से खड़ी हो, मेरे लिए चाय बना कर ला। लेकिन माँ, मुझसे तो खराब ही नहीं हुआ जा रहा, तो मैं आपके लिए चाय कैसे बना कर लाऊंगी? इसलिए माँ प्लीज आज के लिए मुझे आराम करने दीजिए। दिव्यांशी की ये बात सुनकर कंचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डंडे से दिव्यांशी के पैरों पर जोर जोर से मारने लगती है और कहती है, अब इस डंडे की मार से तेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी और फिर तू चलकर क्या दौड़ कर जाएगी चाय बनाने के लिए। कंचन दिव्यांशी के पैरों पर डंडे से इतना मारती है कि दिव्यांशी के पैरों से खून निकलने लगता है और वो दर्द से करा उठती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, माफ कर दीजिए। अब आई ना अकल ठिकाने, इसलिए अब जल्दी जा और मेरे लिए नाश्ता तैयार कर, मैं जब तक अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। इतना बोलकर कंचन वहाँ से चली जाती है। तभी दिव्यांशी लंगड़ाते हुए रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। इसी बीच दिव्यांशी के हाथ से कंचन की फेवरेट कप नीचे गिरकर टूट जाती है। ये देखकर दिव्यांशी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अगर माँ को ये बात पता चली तो वो तो इस बार मेरी जान ही ले लेगी। अपनी सौतेली माँ के डर और अत्याचार की वजह से दिव्यांशी अपना घर छोड़कर जंगल की तरफ आ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, पता नहीं ये मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे तो कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा, पता नहीं हम मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं घर गई तो माँ मुझे नहीं छोड़ेगी। काश मेरे माँ पिताजी आज जिंदा होते तो मुझे अपनी सौतेली माँ का इतना अत्याचार नहीं सहना पड़ता। इतना कहकर दिव्यांशी जोर जोर से रोने लगती है कि तभी उसे कहीं से बहते हुए पानी की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर दिव्यांशी कहती है, लगता है यहाँ आसपास कहीं नदी बह रही है, चलो चलकर थोड़ा पानी ही पी लेती हूँ। वैसे भी 2 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, कम से कम पानी पीकर ही अपना पेट भर लेती हूँ। इतना बोलकर दिव्यांशी नदी के पास जाती है और कहती है, अरे ये नदी तो बहुत ही सुंदर लग रही है, काश मैं इसे साफ देख पाती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले अपना इसमें मुंह धो लेती हूँ। इतना बोलकर दिव्यांशी जैसे ही नदी के पानी से अपना मुंह धोती है, वैसे ही दिव्यांशी के चेहरे से सारे दाग धब्बे साफ हो जाते हैं और उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है और ये देखकर दिव्यांशी हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह, इस नदी के पानी से मुंह धोते ही मुझे तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, लगता है ये कोई जादुई नदी है। दिव्यांशी के इतना कहते ही अचानक से उस नदी में से एक आवाज आती है, तुमने बिल्कुल सही कहा दिव्यांशी, मैं एक जादुई पायल की अनोखी नदी हूँ और तुम्हारे मुंह धोते ही मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, इसलिए तुम मेरे जादुई पायल की नदी में से कोई भी एक जादुई पायल ले सकती हो और इस पायल से तुम जो भी कुछ मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा और तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देगा। इतना सुनकर दिव्यांशी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उस जादुई पायल की नदी में से एक जादुई पायल लेकर कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पायल की नदी। इतना कहकर दिव्यांशी जादुई पायल लेकर शहर की ओर चल देती है और शहर पहुंचते ही दिव्यांशी को रात हो जाती है।
तभी दिव्यांशी कहती है, अरे मैं तो शहर पहुंच गई हूँ और काफी रात भी हो गई है, लेकिन अब मैं कहाँ रहूंगी? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अरे हाँ, मैं अपनी जादुई पायल से मदद मांगती हूँ। हे मेरे जादुई पायल, मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दो। दिव्यांशी के इतना कहते ही वहाँ पर एक सुंदर सा घर बन जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा आलीशान लग रहा होता है और उस घर के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। और अब दिव्यांशी उस घर के अंदर हंसी खुशी रहने लगती है और जादुई पायल की मदद से शहर में ही अपनी एक ज्वेलरी की दुकान खोलकर अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।